दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना धरना खत्म कर दिया है। अरविंद केजरीवाल कल से धरने पर थे रेल भवन के पास वो इलाका जहां किसी को धरना देने की इजाजत नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल कल वहां पहुंचे, धरने पर बैठे, फिर धीरे धीरे उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की। बहुत सारे कार्यकर्ता भी जमा हुए, आज दिन भर धक्का मुक्की भी हुई और आखिरकार कुछ मिनट पहले अरविंद केजरीवाल ने धरना खत्म करने की जानकारी दी, धरना खत्म करने का ऐलान किया, इसलिए क्योंकि एलजी ने, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनकी मांगे आंशिक तौर पर मान ली हैं। अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि 3 एसएचओ को सस्पेंड किया जाए, फिर बाद में उन्होंने किया कम से कम ट्रांसफर किया जाए। अब कहा जा रहा है कि उसमें से 2 एसएचओ को छुट्टी पर भेज दिया गया है। इस बीच न्यायिक जांच होगी और अरविंद केजरीवाल ने कहा यह जनता की जीत है, आम आदमी की जीत है, आंशिक तौर पर उनकी बात मान ली गई है, इसलिए देश हित में, जनता के हित में आम आदमी पार्टी ने अपना धरना खत्म करने का ऐलान किया। क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, जरा सुनिए, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे अगर यही होना था तो ये पहले क्यों नहीं हुआ और ये धरना फिर हुआ क्यों। लेकिन सुनिए जरा केजरीवाल ने क्या कहा। हम एलजी साहब की अपील का सम्मान करते हैं। दिल्ली पुलिस को दिल्ली के लोगों और दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने प्रति के लिए ये एक बहुत ठोस कदम है। हम दिल्ली पुलिस को दिल्ली की चुनी हुई सरकार के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेके हमारी सरकार वचनबद्ध है। दिल्ली के अंदर कहीं भी किसी भी महिला के ऊपर अगर अत्याचार होगा, हमारी सरकार चुप नहीं बैठेगी, उसके ऊपर आवाज उठाएगी। साहब की इस अपील के मद्देनजर हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि आज का ये धरना यहीं पे समाप्त करते हैं। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की दिशा में आज एलजी साहब ने जो निर्णय लिया है वो बहुत महत्वपूर्ण कदम है और वो यात्रा हमारी जारी रहेगी। आज दिल्ली पुलिस ने कुछ लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया, लेकिन तो सुना अरविंद केजरीवाल कहते हुए और धरना खत्म करने का ऐलान करते हुए। अरविंद केजरीवाल को अगर धरना खत्म करना था इसी मांग के साथ कि छुट्टी पर भेज दिए गए एसएचओ, न्यायिक जांच के बाद जो होगा तय, उसके आधार पर जिम्मेदारी तय होगी, अगर यही मांग अरविंद केजरीवाल पहले की होती अरविंद केजरीवाल ने, तो शायद उन्हें धरना देने की नौबत नहीं आती। और केंद्र सरकार को अगर यही करना था तो 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने केजरीवाल से बात करके यह रास्ता क्यों नहीं निकाला। यह सवाल है। 2 दिन सब कुछ तमाशा होता रहा, दिल्ली वालों की मुश्किलें बढ़ी, केजरीवाल धरने पर बैठे रहे, 10 दिन तक धरना देने की बात करते रहे, उसके बाद अब रास्ता निकला भी तो बहुत सारे लोग करें खुदा पहाड़ निकली चोइया। इसी पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं, लेकिन अखिलेश आनंद हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं जहां केजरीवाल कुछ मिनट पहले तक धरने पर बैठे थे, बहुत सारे उनके कार्यकर्ता भी थे। अखिलेश, सबसे पहले आपके पास क्या बातचीत हुई, कैसे बातचीत हुई? आपके साथ हमारे सहयोगी संवाददाता कुंदन भी है। किस तरह से रास्ता निकला जिससे केजरीवाल ने धरना खत्म करने का ऐलान किया? जी देखिए, बड़ा दिलचस्प है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो आज दिन में गणतंत्र दिवस को लेकर एक विवादित बयान दे रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि दरअसल गणतंत्र दिवस वीआईपी लोगों का लाइव एंटरटेनमेंट है, जो झांकियां निकलती हैं। वही अरविंद केजरीवाल अभी जब वो धरना खत्म कर रहे थे तो उन्होंने उसी गणतंत्र दिवस की दुहाई दी। उन्होंने ये बात कही कि दरअसल दिल्ली के एलजी ने उनसे अपील की थी कि गणतंत्र दिवस की पवित्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए ये धरना आप वापस ले लें। मांगे जो मानी गई अरविंद केजरीवाल की आंशिक तौर पर मानी गई हैं। ये अरविंद केजरीवाल की कम से कम जीत नहीं कही जा सकती। मैं तस्वीरें पहले जरा आपको दिखा दूं अजीत जी। ये जो तस्वीरें आसपास आप देख रहे हैं मेरे बिल्कुल पीछे संसद भवन है, रेल भवन, और इसके पास में ही यहां अरविंद केजरीवाल धरने पर बैठे थे। फिलहाल आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में जो वहां पर तमाम कंबल बिछाए गए थे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, जो यहां पर तकिए रखे गए थे वो सब हटाए जा रहे हैं। पूरा जो यहां पर जमावड़ा था वो धीरे धीरे छंटता नजर आ रहा है। कुछ मीडिया कर्मियों की सिर्फ मौजूदगी यहां पर है, कुछ नेता कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के
फिलहाल नजर आ रहे हैं। पुलिस का जो जमावड़ा था वो भी धीरे धीरे यहां से हटेगा। जाहिर तौर पर सरकार ने राहत की सांस ली होगी, क्योंकि 26 जनवरी नजदीक है। ये पूरा इलाका वीवीआईपी इलाका है। यहां पर सुरक्षा के मद्देनजर तमाम तरह के सवालात खड़े हो रहे थे, और इस दौरान अरविंद केजरीवाल की जो भाषा शैली नजर आई, राजनीति का जो अंदाज नजर आया, उसको लेकर भी तमाम तरह के सवालात खड़े हुए। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है, कैसे आखिर बीच का रास्ता निकला। मेरे साथ यहां पर कुंदन सिंह मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। आम आदमी पार्टी से जुड़ी खबरों पर नजर बनाकर रखते हैं। कुंदन, बीच का रास्ता निकला कैसे, ये गतिरोध कैसे टूटा? देखिए अखिलेश, दोपहर में सुबह के बयान आपने देखा, ऑलरेडी अपने पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से बयानबाजी दे रहे थे। दोपहर के डेवलपमेंट पुलिस ने साफ मना कर दिया था कि किसी भी हालात में उनके वॉलंटियर्स को यहां आने नहीं देंगे, और नतीजा आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज भी की, वॉलंटियर्स को रोका। आप आदमी पार्टी के पास भी और कोई ऑप्शंस नहीं था, क्योंकि क्राउड बहुत ही कम हो चुका था सुबह बारिश के बाद। तो एक बीच का रास्ता निकाला गया, और हम आपको ये अगर अपने कैमरा सहयोगी से कहूं डिटेल दिखा दें कि 7:15 के करीब 7:20 के करीब राजनिवास से मैसेज आता है, मेल आता है सभी मीडिया कर्मियों को कि आप देखिए किस तरीके से ये मेल आता है, और ये बताया जाता है कि हम अपील करते हैं आम आदमी पार्टी से कि विड्रॉ कर ले। और उसी के 2 मिनट के बाद वो प्रेस क्लब से बाहर निकल के आते हैं, यहाँ पे अनाउंसमेंट किया जाता है, और उसी अपील की दुहाई देकर इसके बाद अनाउंस खत्म कर दिया जाता है। लेकिन कुंदन, ऐसा क्या हुआ? चूंकि जो मांगे मानी गई, अरविंद केजरीवाल जिसका जिक्र यहां से कर रहे थे अभी जब बाहर आए प्रेस क्लब से, तो वो उन्होंने कही कि 2 बातें कही कि मालवीय नगर और पहाड़गंज के जो एसएचओ थे उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया, जबकि केजरीवाल की मांग थी उन्हें सस्पेंड किया जाए। एसीपी से जुड़ी क्या कार्रवाई हुई, इस पर अब तक कुछ भी नहीं कहा गया है साफ तौर पर। तो क्या ये मतलब केजरीवाल ने बीच का रास्ता कैसे आखिर फिर निकाला होगा, क्योंकि उनकी जीत तो कम से कम नहीं कही जा सकती है। बिल्कुल, अगर उन्हें सॉफ्ट की बात कहे तो उन्होंने कहा था कि सस्पेंड मत करिए, कम से कम ट्रांसफर कर दीजिए, लेकिन यहाँ ट्रांसफर भी नहीं हुआ है, छुट्टी पे चले गए हैं। मतलब साफ है कि केजरीवाल को और भी बैकफुट पे आना पड़ा है। उसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार और पुलिस की कार्रवाई थी बहुत स्पष्ट थी, हम बैकफुट पे नहीं जाने वाले, अगर आपको पीछे हटना तो हटे। और दूसरी तरफ जो सफलता थी, मुझे नहीं लग रहा कि जिस तरीके का उत्साह आए दिन आपने पहले देखा होगा उस तरीके का उत्साह था, मतलब पीछे हटने के बाद और कोई विकल्प नहीं था। और अजीत जी, एक खास बात यह भी रही, इस दौरान तमाम तरह से आलोचनाएं भी अब शुरू हो गई थी आम आदमी पार्टी की, क्योंकि आम लोगों को ही इस धरने की वजह से दिक्कत हो रही थी। हो सकता है कहीं ना कहीं पार्टी के जो रणनीतिकार हैं उनके ऊपर इस बात को लेकर भी दबाव हो। बिल्कुल अखिलेश, अब मैं जरा स्टूडियो में इस पर टिप्पणी लेता हूं। पुरुषोत्तम, सबसे पहले पुरुषोत्तम जी आपका, कि आखिर यही होना था, हम सवाल वही कर रहे हैं, यही होना था तो इसका रास्ता केजरीवाल को पहले निकालना चाहिए था, बजाय इसके कि 2 दिन तक इतना बड़ा एक तरह से सियासी धरना, नाटक, जो भी तरह तरह के लोग अलग अलग। देखिए अजीत जी, जैसे मैंने इस कार्यक्रम में पहले भी कहा था कि आत्ममुग्धता का सुख बहुत घातक होता है, मादक होता है, घातक भी होता है, वही हुआ है। आम आदमी पार्टी को ये लग रहा था कि हमें जो है जनता का समर्थन हर हालत में मिलता रहेगा, और हम इशू को इस तरह फ्रेम कर लेंगे कि हमारे साथ जनता का समर्थन बना रहे। वो ये लोग कर नहीं पाए। नतीजा ये निकला, जैसा आपके संवाददाता ने बताया, कि सुबह से ही वहां भीड़ घटने लगी थी। अभी वो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जो SMS, जो इन लोगों के लिए एक तरह की लाइफ लाइन है, उसमें रेटिंग 80 से घट के 20 हो गई थी शाम तक। तो ये धरना नहीं हटाते तो संभव है कि कल केवल सरकार बैठी रहती और 2-4 MLA बैठे रहते। तो इनके लिए लाइव एक तरह की फेस सेविंग डिवाइस थी। मैं जो बात कहना चाहता हूं, जो मुझे बहुत रोचक लगा आपके संवाददाताओं के रिपोर्ट में, एक बार योगेंद्र यादव ने एक इंटरव्यू में कहा था कि हम सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम ऑल्टरनेटिव है। आज के घटनाक्रम से मालूम पड़ता है कि ये खासे घुटे हुए सब्स्टिट्यूट है, क्योंकि एक तरह से जैसे कहते हैं कि पहले से स्क्रिप्ट तय हो गई चीफ मिनिस्टर और LG के बीच में। जनता के सामने ये प्रोजेक्शन किया गया कि हमारी जीत हो गई है, हमारी मांगों के सामने LG झुक गए हैं। आपके संवाददाता बता रहे हैं कि 7:20 पर LG हाउस से उनको मेल मिलता है, 7:22 पर चीफ मिनिस्टर साहब अनाउंस कर देते हैं कि हमारी जीत हो गई है। यानी ये कुल मिलाकर के ये धरना आम आदमी पार्टी के लिए एक निर्णायक मोड़ हो सकता है, और वो इस अर्थ में कि या तो ये सचमुच जनता की भावनाओं को सही दिशा देने की राजनीति करें, वरना ये हम इनका अधिक से अधिक यही कह के स्वागत कर सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा के साथ एक और पार्टी आपा। उर्मिलेश, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए अजीत, इनके जो मेरा ये मानना है कि अभी 2 संभावनाएं इनके साथ हैं। पहली बात तो ये है कि ये अपनी गलतियों से सबक लें और 18 सूत्री जो इनका मैनिफेस्टो है जो दिल्ली की जनता के लिए, उसको एग्जीक्यूट इंप्लीमेंट करने के लिए कोशिश करें, ईमानदार ढंग से काम करें, पारदर्शी ढंग से काम करें और गलतियां रिपीट न करें। एक तो ये संभावना इनके साथ है। दूसरी ये है कि जो मैं समझता था कि 2006 और 2008 के बीच में इनकी पार्टी आज जो है, इसके कई बड़े नेता उन दिनों एक ऑर्गेनाइजेशन था आरक्षण विरोधी छात्रों का, युवाओं का, जो एम से लेकर दिल्ली और JNU में सक्रिय था, यूथ फॉर इक्वलिटी, उसमें खासे सक्रिय थे। उनमें से कई नेता
आजकल इस पार्टी के बड़े नेता हैं। तो मेरा यकीन था कि वो लोग अपनी पुरानी आदतों से शायद सबक लिए हैं और वो एक बड़े नेता के रूप में, एक बड़ी राजनीतिक शख्सियत के रूप में इवॉल्व कर रहे हैं अपने को, और पार्टी भी विकसित हो रही है, डेमोक्रेटाइज हो रही है, सभी वर्गों, सभी समुदायों को लेकर आगे पार्टी चलेगी। लेकिन मुझे ऐसा एक खतरा लग रहा है, जो अभी पोलराइजेशन हो रहा है जिस तरह इस पार्टी में, कुछ खास किस्म के लोग जैसे आनंद कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार या योगेंद्र यादव, ये लोग काफी सलाहकार हैं इसमें, आपके प्रशांत भूषण, ये लोग साइडलाइन दिख रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट विंगर्स जो है वो टेक ओवर कर रहे हैं पार्टी में, और ऐसे लोग जो न केवल राइट विंगर हैं बल्कि ऑटोक्रेटिक ढंग के हैं, बेहद तानाशाह ढंग के हैं। तो अगर ऐसे लोग टेक ओवर इस पार्टी को करते हैं तो ये कांग्रेस बीजेपी के ऑप्शन या विकल्प के तौर पे बहुत सारे पॉलिटिकल ऑब्जर्वर देख रहे थे जो चुनाव में, मुझे लगता है वो गहरी निराशा में डूब जाएंगे और दिल्ली की जनता के सामने एक बड़ा फार्स, एक बहुत बड़ी यूं कहा जाए राजनीतिक नौटंकी का मंचन होगा, और ये बहुत दुखद होगा। चलिए शरद प्रधान, दोनों की बात आपने सुनी, लेकिन हमारा सवाल आपसे फिर यही है कि अगर यही सब करना था तो उसके बाद इतना बड़ा धरना, 2 दिन तक जो कुछ हुआ वो क्यों? रास्ता निकालते केजरीवाल। मैं नहीं कह रहा हूं कि मिली भगत है या कौन कमजोर है या क्या है, हम तो मानते हैं कि केजरीवाल जो चाहते हैं वही होता है, और केजरीवाल ने ये चाहा होता तो पहले रास्ता निकलता। और केजरीवाल जो भी कहते हैं वो गलत होता है, चाहे वो न चित चैन न पट चैन। मुझे तो 1 घंटे के डिस्कशन में 1 घंटे से चुपचाप बैठा हूं, आप सबको सुन ही रहा हूं, क्योंकि आपने मौका नहीं दिया मुझे बोलने का। अब शायद आप दे दें मुझे मौका, ब्रेक ना हो जाए बीच में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो है, ये पहले से, इससे ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पहली बार कोई आंदोलन हुआ, पहली बार कोई धरना हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि पहली बार डिस्ट्रप्शन हो गया ट्रैफिक का, ऐसा भी नहीं हुआ कि पहली बार मेट्रो बंद हो गई। ये क्योंकि केजरीवाल ने किया इसलिए बहुत गलत था, तरीका भी गलत था, कंडेम करना चाहिए। सुनिए मैं प्लीज, मुझे बोलने दीजिए, मुझे प्लीज दीजिए। अरे हम लोगों ने कुछ कहा ही नहीं, आप बेकार गुस्सा हो रहे हैं, मैं तो चुप हूं। किसने रोका? अच्छा, मैं समझा आप रोक रहे हैं मुझे, तो मैंने सोचा पता नहीं मुझे वैसे ही बोलने का मौका नहीं देते हैं आप, आज पता नहीं मैं तो साइलेंट मोड पे हूं बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस केजरीवाल को इनको सजा दे देनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ उसी की गलती है, चाहे कुछ हो वो गलती उन्हीं की है। किसी ने भी, मुझे ताज्जुब है, किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि क्यों केंद्रीय गृह मंत्री ने ये निर्णय पहले नहीं लिया। अब आप भी बार बार कह रहे हैं कि केजरीवाल ने क्यों ले लिया। अरे भाई, केजरीवाल ने नहीं कहा था कि छुट्टी पे भेज दो, केजरीवाल के पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि उनको छुट्टी पे भेज दे, ये केंद्रीय सरकार कर सकती थी, एलजी कर सकते थे। तो ये 2 रोज पहले क्यों नहीं कर दिया? क्यों दिल्ली की जनता को तंग कराया? ये मैं 2 रोज से कह रहा हूं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। नहीं, सुन रहे हैं आपकी बात, लेकिन एक सवाल जी, केंद्रीय सरकार सोल्यूशन नहीं चाहती है। एक मिनट जी। केंद्रीय सरकार की मंशा साफ जाहिर थी कल से कि वो चाह रहे थे कि इस केजरीवाल और आम आदमी पार्टी, जिसको कि दिल्ली की जनता ने इलेक्ट किया है, बड़ी खुशी से उसको डिस्क्रेडिट करें, उसको दिखाएं कि अराजक है। ये उनकी प्लानिंग थी और केजरीवाल उस ट्रैप में आते गए। ये केजरीवाल की बेवकूफी थी कि उस ट्रैप में आ गए। उनको समझना चाहिए था कि वो इनको ट्रैप कर रहे हैं, और उनका मकसद ये था किसी तरह से कंडेम कर दो। नहीं तो क्यों नहीं सपोर्ट विड्रॉ कर लिया? उसमें आप कहेंगे उन्होंने क्यों नहीं रिजाइन कर दिया? क्योंकि हर चीज केजरीवाल गलत करता है। बड़ा चलिए देखिए, अभी संजोग से शरद जी संजोग से अभी मेरे पास एक गिलास है। शरद जी, ये पुराना कहावत है, आधा खाली आधा भरा। आप हर समय अपनी तरह से देख रहे हैं, आप कोई दूसरे तरह से देख रहा है। नजरिए का फर्क हो सकता है शरद जी, नजरिए का फर्क हो सकता है, नजरिए का फर्क हो सकता है शरद जी। गलत नजरिया है जो भी अगर मतलब आपसे फिर तो आप वही बात कर रहे हैं कि आपसे जो असहमत है उसका नजरिया गलत है। शरद जी, नजरिए का कांग्रेस की बात कर रहा है, वो आपको प्रेजुडिस नहीं लगता? ये बड़े अफसोस नहीं, गलत बात है, आप इल्जाम लगा रहे हैं। अभी हमारे पास कांग्रेस नेता होते तो उनसे भी पूछता। मैंने मीम अफजल से आपके सामने पूछा शरद जी। नहीं, शरद जी मीम अफजल थे, उन बाईपास करके चले गए। अभी राहुल गांधी मुजफ्फरनगर गए तो मुलायम सिंह ने कहा कि चोरों की तरह गया। उसको राहुल गांधी की फिर तारीफ हुई,
ऐसा है, देखिए आप किसी और डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं अपनी बात, तो अलग बात है। शरद जी, पिछले कई दिन से आप स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं, हम लोग बात करते हैं, चाहे कांग्रेस करे, चाहे बीजेपी करे, चाहे आम आदमी पार्टी करे। आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता मैं नहीं हो सकता। मेरी राय में चाहे जो भी जहां आलोचना के लिए जहां गुंजाइश होगी वहां हम आलोचना करेंगे, चाहे कांग्रेस चाहे बीजेपी। आपसे पहले मैंने पूछा मीम अफजल से कि कांग्रेस ने पहले फैसला क्यों नहीं किया, ये जूते और प्याज खाने की नौबत क्यों आई, हमने सवाल पूछा शरद जी। लेकिन हम एक चश्मा बंद करके हम नहीं देख सकते कि केजरीवाल महान है, महानता को प्राप्त हो चुके हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता। यह बात गलत होगी, केजरीवाल से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। रही बात, एक मिनट सुन लीजिए, आपने कहा पहले केजरीवाल ने कहा था इनकी सस्पेंशन की मांग की थी। धरना देने के एक दिन पहले उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि सस्पेंशन नहीं तो कम से कम उनका ट्रांसफर कर दो, एलजी से उनकी बात हुई। उसके बाद फिर जब धरना स्थल पर गए फिर सस्पेंशन की बात हुई। फिर आज सुबह जब सोकर उठे उनका फिर सुबह सुबह बयान आया कम से कम ट्रांसफर तो कर दो। तो केजरीवाल का भी स्टैंड चेंज हुआ शरद जी, और उसके बाद अभी धरना खत्म हो गया। अच्छी बात है, दिल्ली वालों को चैन मिला, लेकिन इसके लिए आप हमें एक्यूज मत करिए शरद जी। उसके बाद बाकी लोगों से बात करो। शरद जी, शरद प्रधान आप तक आवाज पहुंची? चलिए, उनका फोन भी कट गया, और ये इसमें भी कहीं साजिश न देख ले शरद जी, आज गुस्से में साजिश दिख सकती है। पुरुषोत्तम अग्रवाल, उसके बाद उर्मिलेश, इसको हम थोड़ा लार्जर प्रोस्पेक्ट पर जाना चाहते हैं। केजरीवाल सड़क से सत्ता तक आए, सचिवालय तक आए। क्या आज का धरना खत्म करना और 2 दिन जो कुछ हुआ धरना जिस ढंग से हुआ, क्या केजरीवाल की रणनीति आने वाले दिनों में उसकी राजनीति पर किसी तरह का कोई प्रभाव डालेगी जनता के नजरिए से? अगर निश्चित रूप से डालेगी, क्योंकि देखिए कम से कम भारतीय लोकतंत्र के बारे में यह कहा जा सकता है कि यहाँ लोगों में इतनी परिपक्वता है कि वो जानते हैं कि किस जगह की क्या भूमिका है। यहाँ लोग एक आंदोलनकारी को नेता बनाते हैं तो इस उम्मीद से बनाते हैं कि फिर वो अपने ढंग से सरकार चला के चीजें डिलीवर करेगा, इसलिए नहीं बनाते कि वो फिर से आंदोलन करने लगेगा और अपनी असफलता के दोष दूसरों के सर मढ़ने लगेगा। तो इसका नुकसान तो केजरीवाल को होगा। मैं जो बात लार्जर पर्सपेक्टिव की आप कर रहे हैं अजीत जी, उसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे दुख इस बात का होगा कि आम आदमी पार्टी को जो एक जिम्मेवारी जैसे कहिए कि इतिहास ने दी थी उसे निभाने की बजाय ये उसी प्रकार की पॉलिटिक्स में घुसते जा रहे हैं और घुसना चाह रहे हैं। अब साफ साफ दिखने लगा है, महत्वाकांक्षाएं दिखने लगी हैं, यू टर्न दिखने लगे हैं। पहले यह था कि कोई एमएलए चुनाव नहीं लड़ेगा, अब मुख्यमंत्री जी खुद कह रहे हैं कि पार्टी कहेगी तो मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। ये वही भाषा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते लेकिन पार्टी कहेगी तो जिम्मेवारी ले लेंगे। मनोहर पर्रिकर को कोई मतलब नहीं है लेकिन पार्टी कहेगी तो जिम्मेवारी ले लेंगे। ये सब देश के लिए काम कर रहे हैं, ये सब देश के लिए काम कर रहे हैं। तो मुहावरे वही आते जा रहे हैं। और इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर अभी जो बात कही गई कि साहब ऐसे लगता है कि जैसे आप वाली बेवकूफ है या ये है वो है, मैं बहुत विनम्रता से ये निवेदन करना चाहता हूं कि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में हम ना तो बेवकूफों का सत्ता में होना अफोर्ड कर सकते हैं, ना फासिस्टों का सत्ता में होना अफोर्ड कर सकते हैं, और ना इमेच्योर्ड ढंग से बिहेव करने वालों का सत्ता में होना। चलिए एक बार जवाब लेते हैं शरद प्रधान, चूंकि शरद जी का इल्जाम होगा बीच में तकनीकी खराबी की वजह से आपसे हमारा संवाद टूटा। इसमें कांग्रेस बीजेपी की साजिश मत देखिएगा शरद जी। हम लोग भी लगातार आम आदमी पार्टी ने अगर अच्छा काम किया तो हमने तारीफ की, और कई बार पिछले 1 महीने में आपसे ज्यादा तारीफ की है, आपसे ज्यादा अच्छी स्टोरी दिखाई है, और उस बहुत कैंपेन के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी मानते होंगे। लेकिन हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं हो सकते। मेरा तो व्यू एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की तरह है जी। मैं आई एम जस्ट जर्नलिस्ट, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, और मैं सिर्फ एक पत्रकार की तरह सोचता हूँ, स्ट्रेट सोचता हूँ। नहीं तो मैं भी स्ट्रेट सोचता हूँ, मैं भी स्ट्रेट सोचता हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ, नहीं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता शरद जी कि आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे और हम लोग स्ट्रेट नहीं सोच रहे। शरद जी ना आप कोई भी बात जो है जहां मैंने कह दिया कि वो, तो आप कहने लगे कि आप उसकी तरफदारी ले रहे हैं। अरे भाई, हम बैलेंस व्यू ले रहे हैं। हम कह रहे हैं हम अरविंद केजरीवाल के जुबान से हमें सरों का वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। जिस तरीके की भाषा सोमनाथ भारती ने इस्तेमाल करी 2 लॉयर्स के खिलाफ सीनियर, वो बिल्कुल गलत है, अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन जो कर रहे हैं वो उनको ये करने का हक है। ये कहना कि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल नाजायज है। नहीं, हक है, लेकिन तरीके पर उर्मिलेश देखिए, माफ करें, धारा 144 लगी है, धारा 144 लगी हुई है। देखिए माफ करें शरद प्रधान जी, मैं एकदम गैर कानूनी काम। मेरे को बात तो आप लोग बोलते हैं तो हम
आप स्टूडियो में तो आप इंटरफेयर कर सकते हैं, हम यहां से, आप हमारी बात तो सुन लीजिए प्लीज। ये तो बड़ा वो हो गया। चलिए जल्दी जल्दी, ये बात हक की नहीं है, बात है कि वहां 144 धारा लागू है, कायदे कानून के मुताबिक जबरन धरना नहीं दे सकते, लेकिन आपने दिया। सवाल ये है शरद प्रधान, मैं बता रहा हूं 144 लागू था, राहुल गांधी भट्टा परसौल गए, मायावती ने उस पर घोर ऑब्जेक्शन रेज किया और राहुल गांधी की खूब तारीफ हुई, हमने भी तारीफ करी कि ठीक है मोटरसाइकिल पे गया राहुल गांधी, क्या बात है। ये जो भी दोनों में फर्क है, चलिए भट्टा परसौल और जहां हो रहा है दोनों में फर्क है। नए तरीके से नॉन कंफॉर्मिस्ट है, एनार्किस्ट नहीं है। नॉन कंफॉर्मिस्ट होता है जो नए रास्ते ढूंढता है, उसको नॉन कंफॉर्मिस्ट कहते हैं। देखिए चलिए, अब हमको पसंद वक्त की कमी है, अब दोनों से अपनी राय लूंगे। 30 सेकंड पसंद करते हैं। एक मिनट शरद जी, उर्मिलेश और उसके बाद शरद जी जो कह रहे हैं कि वो चलने वालों को पसंद करते हैं। जी शरद जी कह रहे हैं कि वो उन्होंने कुछ भी नहीं गलत किया। मैं समझता हूं कि मैं उनका सम्मान करता हूं शरद जी का। देखिए, और दूसरी बात की सर्टिफिकेट एक दूसरे को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए कि कौन पत्रकार बायस्ड है, कौन इंडिपेंडेंट है। गलत चीज मत पकड़िए। लेकिन एक मिनट वक्त कम है सर, 30 सेकंड। लेकिन मुझे लगता है वो कह रहे हैं कि वो गलत नहीं था। देखिए, गैर कानूनी था, बिल्कुल गैर कानूनी था। धारा 144 वहां लगी थी, वो संसद है, वो भट्टा परसौल नहीं है। दूसरी बात, और राहुल गांधी पॉलिटिक्स लगाई गई सर जी, लगाई नहीं कि वहां धरने की इजाजत नहीं है। एक मिनट सर मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ चलिए जल्दी। पहली बात शरद जी को क्यों आप, अरे एक मिनट सुनिए शरद जी, एक मिनट सुन लीजिए, 30 सेकंड में हमें खत्म करना होगा। एक मिनट शरद जी को शायद अंदाज नहीं है कि जिस एरिया में या धरना चल रहा है वो हमेशा सेंसिटिव है। मुझे बहुत अंदाज है साहब, मैं दिल्ली में पढ़ा हूं सर, लेकिन चलिए हमें कार्यक्रम खत्म करना होगा। शरद जी एक मिनट, वो गैर कानूनी इसलिए है, भट्टा परसौल से तुलना नहीं हो सकती। राहुल गांधी के बहुत सारी नीतियों के, बहुत सारे एक्शंस के हम लोग आलोचक हैं, खुलेआम लिखते हैं, खुलेआम बोलते हैं। लेकिन मेरा यह कहना है कि वो राहुल गांधी पार्टी के एक एक्टिविस्ट हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। ये दिल्ली के संवैधानिक ढंग से चुने गए मुख्यमंत्री हैं, जिन पर जवाबदेही है कि नागरिकों को कानून के तहत काम करने के लिए वो प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध कराएं। 30 सेकंड गलत था, वहां पे जाना बिल्कुल गलत। वक्त कम है, 30 सेकंड बस। अरविंद केजरीवाल हो या कोई भी मुख्यमंत्री हो, वो शपथ लेता है कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, और जब वो मुख्यमंत्री विधि भी तोड़ता है, संविधान की भी उपेक्षा करता है, तो वो असल में अपनी शपथ की उपेक्षा कर रहा होता है। यही बहुत बड़ा सवाल है, यही बहुत बड़ा सवाल है। धरना देना, विरोध प्रदर्शन करना किसी का लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन अधिकार है, लेकिन एक मुख्यमंत्री होने के नाते इस तरह से डंके की चोट पर कि मैं यही धरना दूंगा, चाहे सरकारी, चाहे ये प्रतिबंधित इलाका हो, चाहे या 144 धारा लगा हो, यही धरना दूंगा, सवाल इस पर है। और यही सवाल खड़े होते हैं, क्या केजरीवाल ने जिस ढंग से धरना दिया और जिस ढंग से धरना खत्म किया, ये पहले भी रास्ता निकल सकता था क्या? फिलहाल इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं। अगर आप दिल्ली में हैं तो आप चैन से कल अपने दफ्तर जा सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल साहब वहां अब नहीं है जहां से आप गुजरना आपके लिए 2 दिन से मुश्किल हो रहा था।